जय हिंद। नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने, ध्यान रखना, लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज। अगला है ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते, ध्यान रखना। ए बी जो रक्त समूह होता है ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। कौन से? एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। अगला है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। रक्त में जो श्वेत कण होते हैं उनका काम क्या होता है? तो उनका काम होता है संक्रमण से संघर्ष करना, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करना, उनसे लड़ना, उनको ख़त्म करना। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का मेन कार्य होता है। जो अपने अंदर बैक्टीरिया जीवाणु अंदर पहुंच जाते हैं खाने पीने या पानी से, तो उनसे लड़ना, उनको नष्ट करना होता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का काम होता है संक्रमण से संघर्ष करना। अगला है रक्त का रंग साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन तथा हीमोग्लोबिन में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है लाल? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है, ध्यान रखना। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये पूछा जाता है। तो अगला है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। जब रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो क्या होता है? तो पॉलीथाइसाइथीमिया होता रोग होता है, ध्यान रखना। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। अगला है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। जो सर्वदाता होता है ओ ग्रुप होता है। सर्वदाता उसको बोला जाता है जो सभी को रक्त अपना दान कर सकता है। डोनर, दान देने वाला डोनर कहलाता है ओ। तो ये रक्त दान करने वाला कौन सा ग्रुप कहलाता है? ओ। और सर्वग्राही कौन होता है? ए बी होता है, जो सबका रक्त ले सकता है, ग्रहण करता है, उसको वो ए बी होता है, ये ए बी। और सर्वदाता होता है ओ, ध्यान रखिएगा। अगला है रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है, ध्यान रखना। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। अगला है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को, यानी कि शक्कर जो होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। मीठा ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ध्यान रखना। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, बैलेंस रखता है। अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज, शुगर, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन जब कम बनता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से हमें डायबिटीज, मधुमेह, शुगर रोग हो जाता है, ध्यान रखना। तो इंसुलिन ब्लड की शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित रखता है, ध्यान रखना। अगला है रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर रक्त में हवा के बुलबुले हो जाएं तो क्या होता है? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो जीवन के लिए हमारे खतरनाक होता है। ठीक है, तो रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है, अगला आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? समझ रहे हो? परिस्थिति विज्ञान कहते हैं, ध्यान रखना। आसपास का जो हमारा वातावरण है उसमें जो पशु और पौधों का जो आपस में संबंध होता है, रिलेशन, उसके अध्ययन को अध्ययन क्या कहलाता है? यह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है
स्फिग्नोमोनोमीटर में रक्त दाब मापता है धमनियों, क्या मापता है? धमनियों को मापता है। मैनोमीटर किस में रक्त को मापता है? रक्तदाब को। तो धमनियों में जो रक्तदाब होता है, प्रेशर होता है, वो मापने का काम करता है। ध्यान रखना, धमनियों को मापता है। धमनियों में कितना रक्तदाब बह रहा है, कितने प्रेशर से, उसको मापता है। ध्यान रखना, ठीक है। अगला है पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। ध्यान रखना, पोलियो किसके कारण होता है? तो विषाणु और वायरस, विषाणु या वायरस, ठीक है। वायरस माने विषाणु होता है, अंग्रेजी शब्द है वायरस। तो पोलियो किस कारण होता है? विषाणु वायरस के कारण। अगला अगला है कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण होता है? तो कोकाई, जो कोकाई है बैक्टीरिया, उसके कारण निमोनिया रोग होता है। ध्यान रखना। अगला है श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग जो होता है उसको क्षय रोग यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, क्षय रोग, क्षय रोग को या क्षमा भी बोला जाता है और टीबी भी बोला जाता है। तो इसको श्वेत प्लेग को किस रोग से जाना जाता है? क्षय रोग। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग से, ठीक है। अगला है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडिस होता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो एडिस होता है। ध्यान रखना, जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा मच्छर होता है? एडिस। अगला है अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड। अगर कचरा जो होता है पीने वाले पानी में मिला दिया जाए या मिल जाए तो उसमें टाइफाइड होने की संभावना रहती है, यानी कि टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग आंतों से संबंधित होता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि आंतों को कौन प्रभावित करता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड जो आंतों से संबंधित रोग हो। पूछा जाता है कि टाइफाइड किससे संबंधित है? तो आंतों से। अगला है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता, यानी भेद नहीं कर पाता? वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो लाल और हरे रंग में। जो वर्णदंता की बीमारी से पीड़ित होते हैं व्यक्ति की आंखों की बीमारी होती है, आंखों से संबंधित होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आंखों में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाती, उसकी आंखें जो होती है, अगर ये बीमारी है तो वो लाल और हरे रंग को स्पष्ट नहीं पहचान पाएगा, यानी कि ये लाल है कि हरा है, ठीक है। तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, उसमें अंतर नहीं कर पाता, विभेद, ठीक है। अगला है एबिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल केटोखानिया तथा अल्जाइमर रोग में से क्या अलिंग सूत्री अव्यवस्था है? तो अल्जाइमर रोग से संबंधित है ये। किससे? अल्जाइमर रोग से। अगला है ओजोन जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ध्यान रखना। अगला है ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। कहने का मतलब है कि ओजोन की परत में जो छेद हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन की जो परत है उसमें छेद हो रहे हैं, रिक्तीकरण का मतलब होता है छेद, तो किसके कारण हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरो के कारण हो रहा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन की परत में छिद्र हो रहे हैं, ठीक है। इसका कारण है मेन ओजोन परत में जब छेद हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से किसे ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है, ध्यान रखना। कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड में से किस ग्रीन हाउस गैस में है? सभी ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता किस में होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है, CFC, ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे अधिक ऊष्मा क्षमता रोधी होती है। अगला है नाइट्रोजन यौगिकरण एक प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिक
नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशमन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अग्नि यानी कि आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अग्निशमन के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। इसी को बोला जाता है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट, ध्यान रखना। अगला है गहरे समुद्र के गोताखोर की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों? क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील है, यानी कि कम मिली है। समुद्री जो गोताखोर होते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम मिले है, कम घुलनशील है। ठीक है, इसका मेन कारण होता है। इसलिए समुद्री गोताखोर नाइट्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रक्त में कम मिले है, घुलनशील है और हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला है एल्डिहाइड क्या है? तो ये प्रबल लघुकारी एजेंट का कार्य करता है। एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड प्रबल लघुकारी एजेंट का कार्य करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट क्या है, ध्यान रखना। हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ध्यान रखना। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा, ध्यान रखना। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कूड़ा और कचरा होता है, ध्यान रखना। विश्व में सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाता है कौन? कूड़ा और कचरा। अगला है आम्ल वर्षा किसके द्वारा प्रदूषित होती है? तो आम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, ध्यान रखना। आम्ल वर्षा जो होती है नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं उसके कारण होती है आम्ल वर्षा। आम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जल से क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाते हैं, और यही पृथ्वी पर दोनों आते हैं जो पेड़ पौधे जीव जंतु को हानि पहुंचाते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल और, अगर अम्ल पूछा जाता है तो नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 अम्ल वर्षा के होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि अम्ल वर्षा यही कहलाते हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये जल से क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जो हमारे अम्ल वर्षा के रूप में नीचे पृथ्वी पर आते हैं। तो जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अम्ल वर्षा के लिए मेन जिम्मेदार होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अगर ये न लिखा होगा ऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड लिखा होगा, मेन जिम्मेदार होते हैं, ध्यान रखना। अगला है आर्क बिल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिका कम हो जाती है, ध्यान रखना। तो आर्क बिल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम हो जाती है। अगला है अक्रिय गैसें क्या होती हैं? तो अक्रिय गैसें अपक्रियाशील होती है, ध्यान रखना। रासायनिक रूप से क्या होती है? अपक्रियाशील होती है। अक्रिय गैसें जो होती हैं कैसी होती हैं? अपक्रियाशील होती हैं। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, नोबेल गैसें भी कहते हैं, इन्हें आदर्श गैसें भी कहते हैं, ध्यान रखना। अक्रिय गैसें को इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, ध्यान रखना। तो 6 ठो अक्रिय गैसें होती हैं। तो अक्रिय गैसों को निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें और नोबेल गैसें, आदर्श गैसें और दुर्बल गैसें भी कहते हैं इन्हें। ये 6 होती है, 6 हैं। कौन कौन सी होती है? ये आर्गन AR, नियान Ne, हीलियम He और क्रिप्टॉन Kr और जीनॉन Xe। ये 6 अक्रिय गैसें होती है, ध्यान रखना। ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आर्गन गैस पाई जाती है AR, और वायुमंडल में जो अक्रिय गैस नहीं पाई जाती वो होती है रेडान RN, ध्यान रखना। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथी।